एक थियरी तो हसन निजामी देता है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध से निकलता है, पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको मार दिया जाता है। नहीं, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद उसे अजमेर का राजा बनाया गया। थोड़े दिनों बाद वापस बगावत की, इस बार उसको पकड़ के मार। एक थियरी देता है चंद बरदाई। कौन देता है? कौन सी बुक में? वो कहते हैं पकड़ा, पकड़ के यहां से गजनी ले गए। कहां पे ले गए? और गजनी ले जाके गोरी ने उसको जेल में डाल दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। चंद बरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में मिला उससे जाके, और मुझे पता चला कि जेल में उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। मैं गोरी से मिला और मैंने गोरी को जाकर कहा कि गोरी, हमने तेरे को पकड़ा था और तेरे को वापस छोड़ दिया था, और तूने हमारे राजा को पकड़ा और पकड़ के इसकी क्या निकाल दी? गोरी ने कहा तुम्हारी भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन के आंखें नहीं निकालनी चाहिए, तुमने मेरी नहीं निकाली। हमारी संस्कृति कहती है दुश्मन को पकड़ दे आंखें निकालनी चाहिए, तो हमने निकाल ली, और अभी तो आंखें निकाली वैसा मारेंगे हम। और चंद्रप्रदाई कहता है कि मैंने गौरी को कहा कि गौरी, तूने भले ही हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, पर हमारे राजा के पास में एक अद्वितीय शक्ति है, यूनिक पावर है। क्या पावर है? तो क्या हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या चलाना जानता है? वो आवाज में तीर चला सकता है। गौरी ने कहा मैं ही मिला सुबह से ये मजाक करने के लिए, भाई साहब जिसकी आंखें नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, वो कैसे तीर चला देगा आवाज सुन के? और चंद्रप्रदाय ने कहा कि गौरी, तुम भारत को पूरा जानता ही क्या है। हमारे तो अयोध्या के राजा थे, भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ। कौन थे? शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अक्सर वो अयोध्या के पास एक नदी निकलती है सरयू। कौन सी है? सरयू जी के पास जाकर बैठ जाते। रात के अंधेरे में जब कोई जंगली जानवर नदी का पानी पीने के लिए आता, जैसे अपना मुंह डालता, छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ तीर मारते और जानवर का शिकार कर लिया करते। एक दिन उसी प्रकार वो रात को बैठे हुए थे, बदकिस्मती उस दिन वहां पर जानवर की जगह अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण कुमार अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया। जैसे उसने पानी का बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार को मार दिया। तीर लगते ही श्रवण कुमार की चित्कार सुनी, महाराज दशरथ भाग के, उनको लगा गलत काम हो गया। उन्होंने पूछा कि नवयुवक कौन हो तुम? श्रवण कुमार ने कहा इतना पूछने का समय नहीं है, ना बताने का समय। हे राजन, मेरे अंधे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं पानी के लिए, प्लीज जाओ और उनको पानी पिला दो तुम। महाराज दशरथ पानी लेकर गए। तरुण कुमार के अंधे माता पिता को जाकर कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने आपके पुत्र को मार दिया है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कन्फेंस करना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको रखूंगा, मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए या मुझे सजा दे दीजिए आप। अंधे माता पिता ने रोते रोते कहा कि हे महाराज दशरथ, हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले? तुम शक्तिशाली सम्राट हो, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज हम दोनों अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन इसी प्रकार तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के। समय का चक्र घूमा। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजतिलक किया गया। भगवान श्री राम जैसे ही वनवास के लिए पधारे, महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे जैसे श्रवण कुमार के अंधे माता। चंद्रप्रदाय ने कहा गौरी, यदि महाराज दशरथ तो शब्द भेदी बाण ना चलाते तो हमारी तो रामायण ही नहीं होती। और तू कहता है कि शब्द भेदी बाण नहीं होता है। गौरी ने कहा यदि ऐसा होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। पक्का? 2 दिन बाद में सुल्तान एक स्टेज पर आके बैठा, मंच पर आकर बैठा, इधर पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया, सामने घंटी बांधी गई कि घंटी पर जैसे ही टन की आवाज आएगी और पृथ्वीराज चौहान को वहां पर तीर चलाना है। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि पृथ्वीराज, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता, कि गौरी बैठा तेरे बराबर में, गौरी को सल्टा दे आज। और पृथ्वीराज ने कहा कि यार अब मुझे पता नहीं वो कितनी दूरी पर बैठा है एग्जैक्टली, जब दूरी नहीं पता हो तब तक मुझे क्या पता चले किधर तीर चलाऊं। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैं बता दूंगा। 4 बांस 24 गज अंगुष्ठ प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हर मत चुके चौहान। 4 बांस लगा दे इतना, 24 गज, गज होता है गज फुट अपने नापते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुष्ठ 8 अंगुलियां, 4 बांस लगा दे, फिर 24 गज और बाद में 8 अंगुल, इतनी दूरी पर गोरी बैठा हुआ। 4 बांस 24 गज अंगुष्ठ प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, इतने के ऊपर कौन बैठा है? मत चुके चौहान, आज चौहान चूकी। आगे पृथ्वीराज ने तीर चलाया और तीर चला के गोरी को मार। गोरी के सिवाय जब तक पृथ्वीराज को और मुझे मारते, हम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो ये कहानी सुनाई किसने?
एक मूवी है हॉलीवुड की, देखना कभी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। कौन सी मूवी है? पायरेट्स ऑफ द जैक स्पैरो, है ना। उसके अंदर है कि आज दिन तक जो कोई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में फंस गया वो कभी बचकर वापस, फिर वो कहता है कि फिर ये कहानियां सुनाता कौन है, हमें बताता कौन है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से। पर हमारे पास जवाब है। हम कहते हैं कि चंद बरदाई के बेटे थे, उनका नाम था जलहण। क्या नाम था? और हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो को आगे जलहण ने कंप्लीट किया था, उन्होंने कहानी बताई। पर पृथ्वीराज रासो में भयंकर झोल है। कहानी ये है कि राज प्रशस्ति लिखी गई थी 1676 में। कब लिखी गई थी? उस समय महाराणा राज सिंह जब मेवाड़ का इतिहास लिखा रहे थे, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक सबके बारे में लिखवा रहे थे, तब उन्होंने अपने कुछ दूत राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में भेजे और कहा जाओ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से वहां का इतिहास लेके आओ, ताकि अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास से मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिले। कोई दूत गया अजमेर साइड में, अजमेर साइड में उसने लोगों को कहा कि मुझे अजमेर का इतिहास चाहिए। उसके पास एक बंदा है, उसने आके कहा मेरे पास चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो है। कौन चंद बरदाई की? वो जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद बरदाई था, उसकी पृथ्वीराज रासो है। इसलिए पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी राज प्रशस्ति में मिलती है। कहा मिलती है? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में। कब हुआ है? राज प्रशस्ति लिखी गई 1676 में, 500 साल बाद। भगवान जाने किताब कब लिखी गई। बीच में किसी ने लिख दी, अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा दिए, क्योंकि उसकी कई बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है जो आपस में कहीं भी मेल नहीं खाती। जैसे उसमें बताया हुआ कि कर्पूरी देवी दिल्ली की राजकुमारी थी और दिल्ली की तोमर थी। दिल्ली की क्या थी? हम तो जानते हो कलचुरी थी। तो क्या थी? वो अचल राज कलचुरी की बेटी थी। वो कलचुरी थी, त्रिपुरी की थी। त्रिपुरी नाम की जगह पड़ती है वहां की। क्या गिरा है? कुछ ही नहीं गिरा। ये आवाज है? दीवार के उस साइड से भूकंप आ गया, मरेंगे सब मरेंगे। कल हो रहा था भूकंप। कलयुग बेहद नजदीक है, मरेंगे सब, कोई जिंदा नहीं बचेगा। पहले कोरोना में मरे थे, अब किस में जाएंगे? भूकंप। जीते जी लिए उतने ठीक है, अब आगे। हाँ हाँ, अब तो नाम ही नहीं लेना, पक्का ही आ जाएगा। अब तो ये वाली कहानी सुनो। तो चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो की जो पहली जानकारी वो कौन सी किताब में मिलती है? तो उसके अंदर खूब सारी गलती है। ये जयचंद वाला विवाद उसी बुक में, स्वयंगिता वाली कहानी उसी बुक में, इसके अलावा दूसरी चीजों के अंदर ये मिलती। अभी तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए, ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि जो चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो हमारे पास पड़ी है वो वही है क्या जो चंद बरदाई ने लिखी थी, या बाद में किसी ने चंद बरदाई के नाम से चेप दी? क्या ये किताब उसी समय लिखी गई थी क्या जबकि घटनाएं हैं, या 300-400 साल बाद में किसी ने लिखी और अपनी तरफ से कुछ बातें इधर उधर कर दी? अभी तक हम पृथ्वीराज चौहान की कैसे डेथ हुई उस बारे में एग्जैक्ट श्योर नहीं। हसन निजामी तो कहता है हमने पकड़ने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद में हमने अजमेर का राजा बनाया, इस बार वापस उसने बगावत की, इस बार हमने मारा। चंद बरदाई अलग कहानी बताता है। संभवतः है ज्यादा संभावना यह है कि यह हुआ होगा कि पृथ्वीराज को यहाँ से पकड़ के लेके गए होंगे, वहां ले जाके आंखें निकाली होगी और पकड़ के मार दिया। इतनी सी घटना हुई होगी। तुर्कों में बहुत सामान्य सी बात है, दुश्मन को पकड़ने के बाद आंखें निकाल के उसको मार दिया। हमारा सवाल अलग होना चाहिए। हमारा सवाल ये कि त्राइन के युद्ध में वो क्यों हार गए थे। एक तो यह है कि पृथ्वीराज की पड़ोसियों से सबसे लड़ाई है, उसकी मध्य प्रदेश वालों से नहीं बनती, उत्तर प्रदेश वालों से नहीं बनती, गुजरात वालों से। इसलिए पड़ोसियों ने किसी भी युद्ध में उसका साथ, त्राइन के दोनों युद्धों में उसका साथ देने के लिए नहीं आया। लिख लो। दूसरा यह है कि त्राइन के दूसरे युद्ध में उसकी जो सेना थी वो गोरी के मुकाबले कम थी। मैंने बताया तो उसने बाकी बाउंड्री पर अपनी सेना को भेज दिया था, तो उसके सेनापति अलग अलग सीमाओं पर बिजी थे, इसलिए यहां पर उसकी सेना क्या पड़ गई थी। हमने कहीं पढ़ा था एक जगह की बयाना के युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का 1 महीने का टाइम था। कितना था? यहाँ तो 1 साल का दे दिया। तराइन के पहले युद्ध के बाद हाथों हाथ अटैक कर लेते, उसको बैठने का मौका। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि भाई गोरी एक अच्छा सेनापति था और उसने अपनी डिप्लोमेसी से हरा दिया। उसने आपको बातों में फंसा लिया कि मेरा भाई राजा है, मैं चला जाऊंगा तो मेरे को मार देगा, इसलिए थोड़े दिन तक यहाँ पर बैठने दो, है। और फिर वो आपकी जासूसी करवाता रहा, आपको उसकी कुछ भी बातें पता नहीं थी। अचानक उसको पता था कि तुम कब सोए हो, कब जागते हो, रात को पार्टी की थी कि नहीं की थी। अचानक रात को अटैक करके मर गया वो। तुम फिर 2 बातें वो हमेशा लिखनी है, जब अपने वाला कोई हारे बाहर वाला जीते। उनके पास घोड़े थे, हमारे पास हाथी थे। उनके हथियार हल्के थे, हमारे हथियार। वहां हमने पढ़ा था कि अफगानों और राजपूतों को हराने के बाद बाबर के लिए भारत में राज करना,
क्योंकि भारत में दो बड़ी पावर थी, अफगान और राजपूत, दोनों हार गए, तो उसके लिए राज करना क्या हो गया, आसान। इस समय जब गौरी आया था, भारत की सबसे बड़ी पावर ही पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज हार गया तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना क्या हो गया। गौरी ने खुद ने राज नहीं किया था, गौरी अपना बंदा छोड़ गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसने राज किया, तो गौरी का उत्तराधिकारी हो गया। मान लो पृथ्वीराज नहीं हारता तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक राज कर पाता। पृथ्वीराज चौहान अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था। पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा, सांगान ये जरूर पास में जरूर पहुंच गए थे, लेकिन दिल्ली पर कब्जा तो ये भी लोग कर नहीं पाए। एक बात ये भी है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया तो राज हो गया मोहम्मद गोरी। गोरी कहां का था, गजनी कहां पड़ता है, अफगानिस्तान। भारत के नहीं थे, भारत से बाहर से लोग थे। इसके बाद लगातार ये अफगानिस्तान वाले चलते रहे खूब दिनों तक। पहले एक गुलाम वंश था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, तो गुलाम वंश आया। गुलामों को हटा के आगे खिलजी, कौन आगे, वो अफगान थे। उनके बाद आगे तुगलक, वो थे। सैयद आ गए, वो थे। फिर लोधी आ गए, वो थे। लोधियों के बाद आगे मुगल, कौन आगे, उज्बेकिस्तान से आए हुए लोग थे वो, तो वो भी विदेशी थे। मुगलों के बाद आगे अंग्रेज, वो भी विदेशी थे। मतलब 1192 में भारत का राज विदेशियों के पास चला गया। 1947 तक उनके पास ही, 1192 से लेके 1947 तक भारत का कोई बंदा वापस भारत पर राज, एक विदेशी शासन की सीरीज शुरू हो गई थी, वो कब तक चलती रही, 1947। ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं कि भाई पृथ्वीराज के बाद कोई राज नहीं कर पाया, या तुर्कों ने राज कर लिया तो उनके लिए आसान हो गया, या तुर्क आ गए तो उसके बाद विदेशियों के पास ही चला गया। लेकिन क्या राज चेंज होते हैं तो वो केवल एक पॉलिटिकल चेंज है ना। जब भी बाहर के लोग आके कब्जा करेंगे तो कल्चरल चेंज है ना। कल्चर में दोनों प्रकार के चेंज आ सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक। हमने भी देख 77 में वो राजा बनता है, तब वो 11 साल का है। 1192 में डेथ होगी, ले देखे 1166 में पैदा हुआ है, 1192 में मृत्यु होगी, कितने साल हुए, 26 साल के लड़के में भी सेंस था कि कला और संस्कृति बचनी चाहिए। इसलिए हम उन लोगों को याद करते हैं। उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोसाय, है ना। आप 100 साल जी के गए, वे लखनऊ की तरह जी गए, क्या मतलब निकला। आप 26 साल जी के गए केवल। और भारत में भले कोई इतिहास पढ़े या नहीं पढ़े, पृथ्वीराज को जानता जरूर है। भले अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज का टाइम रहा होगा, विग्रहराज को आप तभी जान पाते हैं जब आप इतिहास पढ़ते हैं। पृथ्वीराज के लिए आपको इतिहास पढ़ने की कोई आवश्यकता, इसका मतलब कुछ तो उसकी अलग चीजें रही होगी कि लोगों के दिमाग से आज भी वो बंदा निकले, क्योंकि वो तराइन का दूसरा युद्ध हारा है। विग्रहराज को युद्ध हारा भी नहीं है। उसने कहा मैंने मलेच्छों को मार मार के अटक के पार भगाया है, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उनको अटक क्रॉस है। पृथ्वीराज ने अटक क्रॉस कर लेने दिए, वो हार गया तो अटक क्रॉस छोड़ के वो दिल्ली आ गए थे, लेकिन फिर भी हमें याद कौन है। इसका मतलब उसने उस 26 साल की बहुत छोटी सी आयु में कुछ ऐसा किया है कि लोगों पर उसके प्रभाव लंबे समय तक जारी रहे। उनमें एक प्रभाव ये है कि उसने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया, का नाम भी याद रहेगा तो आप बता दोगे। जयानक की बुक का नाम क्या है, बड़ी शानदार बुक है, इसकी बातें सारी की सारी सही है। पर ये बुक तराइन के पहले युद्ध पर जाके समाप्त हो जाती है। ये तराइन का पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया, हैप्पी एंडिंग। तराइन के दूसरे युद्ध की कोई भी जानकारी, यदि ये तराइन के दूसरे युद्ध की जानकारी देता तो हमें पता चलता कि पृथ्वीराज की डेथ कैसे भी होगी, पर इसने नहीं दी। इससे ये लगता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के लेके गए होंगे, बहुत तड़फा तड़फा के मारा होगा, या किसी भी तरीके से उन्होंने मार दिया होगा। और राइटर अपने हीरो के बारे में वो गलत बातें लिखना नहीं, वो उसकी वो मार्मिक चीजें लिखना। ये कुछ MS धोनी की मूवी की तरह है। MS धोनी वाली जो मूवी थी वो 2016 में आई। कब आई, 2016। मूवी एंड हो जाती है 2011 पे। यहां पर एंड हो जाती है 2 अप्रैल 2011, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वर्ल्ड कप फाइनल 2011, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और सीधा उधर से कौन, कुलाशेखरा था बॉलर उनका, कुलाशेखरा बॉलिंग, उधर से रवि शास्त्री की आवाज आती है, धोनी फिनिश इन हिज स्टाइल, पार्टी बिगिंस इन द ड्रेसिंग रूम। छक्का मारा, इंडिया जीत गया, ड्रेसिंग रूम में पार्टी शुरू, मूवी द एंड। 2011 के आगे का धोनी का जीवन नहीं बताया हुआ, क्योंकि उसमें रन नहीं बनाए थे। मूवी धोनी के बारे में बुरी बातें बतानी, उसने कहा हैप्पी एंडिंग यार, जीत गए थे, रेडी है मामला, आगे क्यों बताना है, यहां तक सब जो अच्छा अच्छा है वो सब बता दिया जाए। ये क्या है, जयानक के पृथ्वीराज रासो है।
वो त्राइन के पहले युद्ध पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त। और जानकी पृथ्वीराज विजय कहीं भी चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं कर रही। जानकी पृथ्वीराज विजय की बातें उस समय के बाकी सोर्स से मिलती है, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो की बातें बाकी सोर्स से मिलती। इसका लगता है कि हिस्टोरिकल फैक्ट यदि किसी बुक में सही है तो किसमें है? चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो हिंदी का बहुत अच्छा काव्य हो सकता है, राजस्थानी, वो राजस्थानी थी, अब उसको हिंदी बोलने लग गए, वो राजस्थानी का बहुत अच्छा काव्य हो सकती है, वो हिस्ट्री एग्जैक्टली हिस्टोरिकल फैक्ट उसके अंदर नहीं पले पड़ गया। सॉरी, अदूरदर्शी राजा क्यों? तब जब आपने गोरी को गिरफ्तारी कर लिया था तो जेल में डाल देते, मार देते। जब त्राइन के पहले युद्ध के बाद उसकी सेना भाग रही थी, पीछा करते आप, अटक के पार भगा के आते, आने ही नहीं देते, सेना को, भागती हुई सेना को मार देते। हम कहते हैं उसने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब दूरदर्शी, उसको सोचना चाहिए था यार ये सेना वापस आ जाएगी, मार देते हैं इसको। और यदि वो गोरी की चालाकियों को समझ जाता कि गोरी ने उससे कहा कि मैं भाई का वजह से यहां पर बैठा हुआ हूं, उसकी जासूसियों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब कमांडर अच्छा। तो दो एलिगेशन है, कौन कौन से एलिगेशन है? एक तो यह है कि आप कहते हो कि वो सेनापति अच्छा नहीं था, और वो त्राइन के दूसरे युद्ध से पहले किसी युद्ध में हारा ही नहीं, और त्राइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं है, विश्वासघात। आप रात को सोते हुए किसी को मार सकते हो भाई साहब। यदि वो इतना बुरा सेनापति होता तो त्राइन के पहले युद्ध में भी हारता, इतना बुरा होता तो फिर वो भीम चालुक्य से भी हारता, इतना बुरा होता तो परमादेव चंदेल से भी हारता, वो जयचंद से भी हारता, उसने सबको भगा भगा के मारा। इसका मतलब उसको अपरिपक्व सेनापति। दूसरा आरोप उस पर हम ये लगाते हैं कि वो एक अदूरदर्शी राजा था। क्यों? तो एक तो भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया, और माफी मांगने पर उस दुश्मन को छोड़ दिया। पर हम ये कहते साहब ये उसकी गलती नहीं, ये उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि कोई माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, और दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण सकते हैं क्या, उसको ऐसा कर लेना चाहिए था। 1192 में ऐसा कोई सोचता भी नहीं था, और उस समय यदि कोई ऐसा कर लेता तो उसकी आज हम बात ही नहीं करते, और हम गालियां निकाल रहे होते, उस समय के लोग गालियां निकाल रहे होते। हम आज का फीता लेके उस टाइम को नाप, उस टाइम के सोशल वैल्यूज अलग थी, आज के सोशल वैल्यूज अलग है, आने वाले समय की सोशल वैल्यूज है ना। कि मैं कहता हूं भाई आज जो है, आज कहीं ना कहीं अपने अंदर है कि भाई ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, है ना। भले रह नहीं रहे पर हमारे मन में तो है कि भाई दादा दादी के साथ रहना चाहिए, मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए, चाचा चाची के साथ रहना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारी नौकरियां आ रही है बढ़ेगी, जैसे जैसे बिजनेस में और लोग जाएंगे, अलग अलग इस प्रकार की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अलग अलग लोग रहने लग जाएंगे, वैसे न्यूक्लियर फैमिली जाएगी। जैसी फैमिली आएगी सिंगल सिंगल रहने लगेंगे, इस प्रकार लोग साथ साथ में रहेंगे। तो आज के 4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद जब लोग यूरोपियन कल्चर आ जाएगी, लोग अलग अलग रहने लग जाएंगे, तो क्या 5 पीढ़ी बाद वाले अपने को गालियां निकालेंगे? यार हमारे दादे परदादे बड़े बेलखने थे, बूढ़े बूढ़े हो गए तो भी माँ बाप के साथ ही घूमते रहते थे, है? क्योंकि यूरोप में तो अभी भी है कि जैसे आप 16 साल के हो गए आप घर छोड़ के जाइए, आप यदि नहीं जाते हैं तो घर वाले धक्के मार के निकालते हैं, क्या कर रहा है, तो जिंदगी भर ठेका लिया है तेरा कि तेरे को हम पालते घूमेंगे। और दिलीप सरन सुनाते हैं कि पहली बार रूस घूमने के लिए गए, और वहां जो गाइड था, उस गाइड ने एक दिन, अब आप 4-5 दिन गाइड के साथ रहते हैं तो वो भी आपका दोस्त टाइप का हो जाता है, उससे पूछा कि तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ रहता है, क्या है? उसने कहा ये मेरा घर है मॉस्को में, और मेरा घर यार बहुत छोटा है। कैसे? तो यार हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, बेटी है, बेटा है, तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो नया बना ले यार, तू बड़ा बना ले, तेरे पास तो पैसे भी है, तू गाइड अच्छे खासे पैसे कमाता होगा। उसने कहा हाँ यार सोच रहा था, फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी 16 साल की होने वाली है, तो 16 साल की होती है वो घर छोड़ के चली जाएगी, फिर 3 के लिए तो पूरा ही हो जाएगा, तो कहाँ चली जाएगी वो जाने, कहाँ रहेगी वो जाने, किसके साथ रहेगी वो देखेगी, अपना डिसीजन खुद लेगी। तो पढ़ाई लिखाई वगैरह हाँ कर लेगी, पढ़ना होगा तो पढ़ लेगी, कैसे पढ़ेगी? तो पार्ट टाइम जॉब करेगी। इसलिए यूरोप वाले विदेशों में जितने टावर है ये सारे के सारे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई पेट्रोल पंप पे तेल भर रहा होता है, कोई झाड़ू पोछे लगा रहा होता है, कोई किसी मैकडोनल्ड बर्गर मैकडी है तो उस पर बर्गर पकड़ा रहा है, कोई कहीं पे वेटर बना हुआ है, कोई कहीं बार टेंडर है दारू पकड़ा रहा है, सबके सब कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं। खुद कमाते हैं, उसे पढ़ते रहते हैं। फिर क्या, वहां की जनसंख्या कम है और उन देशों के पास पैसे ज्यादा है, तो सरकार स्कॉलरशिप देती है। आप कभी हवा महल के आगे जाके बैठ जाइए, आपको लगेगा वहां 17 साल का एक लड़का झींतरे से बाल बढ़ाए हुए पीछे
पेंट उसकी टिक भी नहीं रही है, और पीछे एक लंबा सा बैग लटकाया हुआ घूम रहा है अकेला ही। आपको लगेगा यार ये कैसे आ गया अकेला, इसके साथ कोई यही नहीं, पैसे कहां से लाए, वो स्कॉलरशिप पे आ गया। अपने यहाँ आप 20 साल के हो गए, फिर भी कोचिंग में भी मम्मी पापा छोड़ने आए और उसमें भी तुम फोन करते हो, पापा पीजी चेंज करना, आओ ना एक बार और। उसमें भी अपने कहते हैं मेरे ना खाना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, खाना अच्छा खाना नहीं बनता है मेरे यहाँ पर, तो प्लीज मेरा पीजी चेंज करवा दो, मेरा खाना चेंज करवा दो, कुछ ना कुछ। अपने बीमार हो जाए तो घर वाले अपने कहते हैं तू कुछ ही मत करना, हम आ रहे हैं। अपनी कल्चर ये है कि घर वाले केयरिंग होते हैं, वहां की कल्चर है भाई तू जाने तेरा काम जाने। तो गए, हमने उससे पूछा भाई तेरे मम्मी पापा, उस गाइड से पूछा, उसने गाँव रहते हैं, तुम जाते हो उनके पास? हाँ जी मैं आता चला जाता हूँ, नहीं भी जाऊँ तो कोई बात नहीं। मेरी एक बहन है, कई बार वो चली जाती है, कई बार मैं चला जाता हूँ, पर नहीं भी जाए तो भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि वो हमें कह सकें कि आओ। जैसे आप 16 के 18 के हो जाते हो, आप बियर पीते हो, सार्वजनिक रूप से बियर पीते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला? अपने यहाँ पे पापा की उम्र हो गई 60, दादाजी की हो रखी है 80, फिर भी दादाजी के सामने बीड़ी नहीं पीते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पापा बीड़ी पी रहे हैं, उधर से दादाजी आते हुए दिखाई दिए, तो बीड़ी को हाथ में लेके यूं कर दिया उसको, हाथ जल गए। पता दादाजी को भी है कि पिता है ना। कई बार दादाजी कह देते हैं पोते, जैसे अपने तो अपने जाकर दे के अंदर तेरे पापा का बंडल पड़ा हुआ ला देखे। सामने नहीं पी रहे ना, है अपनी कल्चर ये है, उनकी कल्चर अपने अपने देश की अपनी अपनी कल्चर है जी, अपने हिसाब से। अपने यहाँ आप 20 साल का बच्चा हो जाए, 22 साल का, 23 साल का हो जाए, तो घर वालों को चिंता होती है किसकी शादी करनी, तो घर वाले उसके लिए टाबर ढूंढते। वहां ये है कि भाई 16 का हो गया, अब तू जा, 2 टाबर है, दोनों 16-17 हो गए, जा। उसके बाद मम्मी पापा दोनों सोचते हैं भाई हमें करनी है। तो अपना पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, और भले लोग हैं बाकायदा, यदि दोनों एक दूसरे को बताते हैं भाई मैं नया पार्टनर देख रहा हूं, तू भी तेरा नया देख ले, साल भर का टाइम लेते हैं आपस में, साल भर के अंदर दोनों अलग अलग। और उनके बच्चे भी या तो उनके होते ही नहीं है, या खूब सारे होते हैं, एक एक 5-5 6-6 वैसे टाबर होंगे। अब मान लो 4 बच्चे थे, तो बंटवारा कर लेते हैं भाई, 2 महिला ले जाएगी, 2 पुरुष। अब महिला का पार्टनर अलग, उसने अलग से शादी कर ली, पुरुष ने अलग से शादी कर ली। अब वो जिस महिला ने जिस पुरुष से शादी की, वो अपने पहले वाली महिला के 2 लाए, ये पहले वाले पुरुष के 2 ले गई, 4, उधर उनके 4। अब इसमें वो कहती है कि मेरे 2, तेरे 2, फिर हमारे 2। और अब सबसे बड़ी बात देखो, वो रख भी लेती है, वो दूसरे वाली महिला के जो बच्चे हैं उनका भी वो पालन पोषण कर लेती है, अपने अमासी नहीं रखे। अपने इस प्रकार बच्चे हो तो चाची ताई तो बहुत दूर की बात है, मासी नहीं रखे, वहां वो दूसरी महिला के भी बच्चे रख रही है, क्योंकि उनकी ब्रिंगिंग वैसी है, उन्होंने आसपास में वैसा ही वातावरण देखा होता है। तो हर देश की, हर समाज की, हर समय की परिस्थितियां अलग है, उनके सामाजिक मूल्य अलग है। तो 1192 में यदि किसी राजा ने कर दिया, उसकी आज के आधार पर आलोचना